नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी और आज हम लेकर आए हैं हार्वर्ड गार्डनर जी की बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर जी की बहुबुद्धि का सिद्धांत की पूरी थ्योरी समझी थी और आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ 30 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और क्वेश्चंस बहुत ही और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुबुद्धि के सिद्धांत से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपकी हार्वर्ड गार्डनर जी की बहुबुद्धि के सिद्धांत की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी उन सारे फ्रेंड्स से जो मुझे पहली बार देख रहे हैं और ये चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो हार्वर्ड गार्डनर जी की बहुबुद्धि सिद्धांत पर प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें पता है कि हार्वर्ड गार्डनर जी का ये सिद्धांत है। ठीक है, इसने दिया है हार्वर्ड गार्डनर जी ने। इन्होंने ये सिद्धांत अपनी एक पुस्तक है, बुक, ठीक है, जिसका नाम है फ्रेंड्स, जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये इस पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स ऑफ माइंड। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो फ्रेंड्स, एक एकल सामान्य कारक, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है कि एक एकल सामान्य कारक है। जी नहीं, एकल सामान्य कारक नहीं है, केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा मापी जाती है। तो ये भी आपका गलत है। कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। तो ये सही है आपका कि कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है, निश्चित है, बदली नहीं जा सकती। ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी किस पुस्तक में सबसे पहले बहुबुद्धि के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की? यानी कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये की ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसमें शब्दों, भाषा और शब्दावली का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की उच्च क्षमता होती है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति शब्दों का ज्ञान रखता है, शब्दावली को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है, इसकी उच्च क्षमता रखता है, तो इस प्रकार की बुद्धि किसके पास होगी? इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो है भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि है,
तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम 3 ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों नहीं है। देखिए, तार्किक बुद्धि जो होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें आपको गणित से संबंधित सवाल, कैलकुलेशन, तर्क करना ये सब आ जाता है। और आपकी स्थानिक बुद्धि में आपका स्थानों की जानकारी रखना, मानचित्र की जानकारी रखना, जिसमें नाभिक और आपके नाभिक के साथ-साथ आपके मूर्तिकार आ जाते हैं इसमें, और इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके पायलट, ठीक है? संगीत अत्यंत बुद्धि में जो लय, सुर, ताल ये समझते हैं, यानी कि संगीत से संबंधित क्षमता रखने वाले व्यक्ति आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कवियों, लेखकों, पत्रकारों में आम तौर पर किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर पाया जाता है? यानी कि कवियों के पास, पत्रकारों के पास आम तौर पर कौन-सी बुद्धि होती है? ये हमसे पूछ रहा है। तो जो कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो शब्दों का ज्ञान बहुत ही अच्छे प्रभावशाली ढंग से करते हैं। उनको पता होता है कि कैसे शब्द प्रयोग करना है, किन शब्दों का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इस शब्दों का तालमेल बिठाना और शब्दों की सही तरीके से उसकी पहचान करना, उसका प्रयोग करना, ये क्षमता रखते हैं इसमें भाषाई बुद्धि में। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था भाषाई बुद्धि में। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि प्रकृतिवादी बुद्धि में प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, जीव जंतुओं से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। शारीरिक बुद्धि में शारीरिक बल, जैसे खेल कूद, अ, दौड़ लगाना, चलना फिरना, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग ज्यादा करना। संगीत अत्यंत बुद्धि में नहीं होगा, क्योंकि इसमें संगीत से संबंधित सुर, ताल, लय ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किस बुद्धि के अंतर्गत समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने, गणितीय संक्रियाएं करने और वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता आती है? यानी कि किस बुद्धि के अंतर्गत हमसे पूछ रहा है कि बुद्धि बतानी है हमें कि किस बुद्धि के अंतर्गत गणितीय संक्रियाएं आती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि गणितीय बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणित के सवाल सॉल्व करने की क्षमता, वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता आपकी तार्किक बुद्धि में आ जाती है। तो तार्किक बुद्धि यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम ये भी देखेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे हुए। तो देखिए, अंतरपरक बुद्धि जो होती है ये दूसरों को समझने के लिए होती है, और अंतरापरक बुद्धि ये खुद को समझने के लिए होती है, यानी कि स्वयं को समझना। स्थानिक बुद्धि जो मानचित्र चित्रों का मूर्तिकारों को, यानी कि जो स्थानिक बुद्धि रखता है उसके अंदर ये क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और अकाउंटेंट लेखाकार के पास संभवतः कौन सी बुद्धि उच्च मात्रा में होती है? यानी कि जो गणित के सवाल सॉल्व कर लेते हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं, तो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? तो अभी मैंने बताया उसके पास होती है तार्किक बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दृश्य स्थानिक दुनिया को सटीक रूप से देखने और उन धारणाओं पर रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पूछा जा रहा है कि दृश्य स्थानिक स्थानिक दुनिया को सटीक रूप से देखने और धारणाओं को समझने का रूपांतरण करने की क्षमता। यानी कि आप दुनिया को समझेंगे, इसकी सटीक तरीके से अवधारणाओं को रूपांतरित करेंगे, और इस तरीके की जो बुद्धि होती है वो होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शारीरिक बुद्धि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शारीरिक बुद्धि में हमें अपने शरीर के अंगों का ज्यादा यूज करना होता है, ज्यादा प्रयोग करना होता है, तो ये नहीं होगी। प्रकृतिवादी बुद्धि क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें
प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधे जीव जंतु से लगाव उन्हें समझना ये आ जाता है। अस्तित्ववादी बुद्धि क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें दार्शनिक आ जाते हैं और महात्मा गुरु ये सब आ जाते हैं। तो स्थानिक बुद्धि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि आर्किटेक्ट, वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइनर और पायलट गार्डनर की किस बुद्धि पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। यानी कि जो पायलट होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, इसमें मूर्तिकार भी आ जाता है, इसमें नाविक भी आ जाता है, तो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? तो उनके पास बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्थानिक बुद्धि यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंतर परख नहीं होगा, क्योंकि अंतर परख दूसरों को समझने की क्षमता है। भाषाई नहीं होगा, क्योंकि भाषाई में शब्दों का ज्ञान, शब्दों का तालमेल बैठाने की क्षमता। संगीतात्मक नहीं होगी, क्योंकि इसमें संगीत, सुर, ताल, लय ये सब आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है? तो ये कहता है कि नर्तक, एथलीट, सर्जन और अभिनेता आमतौर पर किस बुद्धि के उच्च स्तर के स्वामी होते हैं। यानी कि एक नर्तक है, एक डांसर है, एथलीट यानी कि प्लेयर है, कोई गेम खेल रहा है, तो उसके पास कौन सी बुद्धि है? देखिए, जब कोई डांसर हो या फिर आपके अभिनेता हों, जो अभिनय दिखाते हैं, शरीर के अंगों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सर्जन हो या एथलीट हो, कोई भी प्लेयर हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी शरीर के अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो हमारा शरीर के अंगों का प्रयोग ज़्यादा होगा, तो कौन-सी बुद्धि हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मार्क की स्थानीय बुद्धि नहीं होगा, संगीतात्मक नहीं होगा, प्रकृतिवादी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर का उपयोग करने की क्षमता तथा वस्तुओं को दबाने या बदलने में हाथों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना क्या कहलाता है? अब इसमें पूछ रहा है कि जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं और शरीर का उपयोग करने की क्षमता को समझते हैं, वस्तुओं को बनाने तथा बदलने में हाथों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाथों का प्रयोग करना, अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना है। शरीर के अंगों का प्रयोग करना यानी कि हमारे शरीर का उपयोग करना है। तो ये शरीर का उपयोग आ जाता है आपकी शारीरिक गतिज बुद्धि में। ठीक है, शारीरिक गतिज बुद्धि में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी अंतरा व्यक्तित्व नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा और अंतरपरक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लय, सुर, धुन और आवाज के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता किस बुद्धि की विशेषता है? यानी कि वो सुर समझ रहा है, लय समझ रहा है और आवाज के उतार चढ़ाव को भी समझ रहा है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? उसके अंदर होगी संगीतात्मक बुद्धि, क्योंकि संगीत से संबंधित है। जहाँ संगीत से संबंधित होते हैं वहां पर संगीत संगीतात्मक बुद्धि होती है। तो ये आपका की पॉइंट है, आप इसे समझ लीजिए, या फिर आप चाहें तो आप अपने नोट में भी लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं कि संगीतात्मक बुद्धि कहाँ होगी, जहाँ पर लय, सुर, ताल को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि संगीतकारों, रचनाकारों और संगीत उत्पादकों में किस बुद्धि की उच्च दक्षता दिखाई देती है? यानी कि संगीतकारों के अंदर, रचनाकारों के अंदर जो कौन सी बुद्धि होती है, जो संगीत का उत्पादन करती है यानी कि प्रोड्यूसर, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? देखिए, चाहे वो संगीत का उत्पादन करें या वो सुर, ताल, लय को समझें या भाषा के शब्दों के उतार चढ़ाव को समझें, तो तब भी वहां होती है संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है स्वयं को समझने की क्षमता, जिसमें अपनी भावनाएं, प्रेरणाएं, डर,
और इच्छाएँ शामिल हैं, क्या कहलाती है? यानी कि खुद को समझने की बात आ रही है यहाँ पर। जो व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी क्षमताओं को समझ रहा है, अपनी भावनाओं को समझ रहा है, अपने डर और इच्छाओं को भी शामिल कर रहा है, तो उसके अंदर कौन-सी बुद्धि होगी? तो जब हम स्वयं को समझते हैं, तब होता है आपका अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, यानी कि आत्मबोध बुद्धि। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दार्शनिक आध्यात्मिक गुरुओं और आत्मचिंतन करने वाले व्यक्तियों में आमतौर पर कौन-सी बुद्धि उच्च होती है? यानी कि जो दार्शनिक होते हैं, जो महात्मा गुरु होते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, उनके अंदर कौन-सी बुद्धि होती है? तो फ्रेंड्स ये समझिए आप कि जब वो दार्शनिक है, आत्मचिंतन कर रहा है, तो उसके पास खुद को समझने की पावर है। यानी कि वो खुद को समझ रहा है, अपने विचारों को समझ रहा है। चिंतन को समझ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है कि अन्य लोगों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता, जिसमें उनके मिजाज, स्वभाव और इरादों को भाँपना शामिल है, क्या कहलाता है? जो लोग अपने को छोड़कर दूसरे लोगों को समझते हैं, ठीक है? जो अन्य लोगों को समझते हैं, उनके साथ प्रभावशाली तरीके से बातचीत करने की क्षमता रखते हैं, उनके स्वभाव और इरादों को भाँपना भी शामिल होता है, यानी कि उनके स्वभाव को भी समझ रहे हैं, उनके इरादे को भी समझ रहे हैं, तो उसके अंदर कौन-सी बुद्धि होगी? उसके अंदर होगी फ्रेंड्स, जो दूसरों को समझते हैं, तो दूसरों को ये आपका अंतर्व्यक्तित्व ये स्वयं के लिए है। प्राकृतिक बुद्धि जो पर्यावरण से संबंधित पेड़-पौधे, जीव-जंतुओं से संबंधित है। स्थानिक बुद्धि जो स्थानिक जगह और नक्शा मैप के तरीके के लिए होती है। अब बचता है आपका अंतरपरिक सामाजिक बुद्धि, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि शिक्षक, चिकित्सक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर किस बुद्धि का उच्च स्तर प्रदर्शित करते हैं? यानी कि एक शिक्षक के अंदर कौन-सी बुद्धि होती है, चिकित्सक के अंदर कौन-सी बुद्धि होती है, सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर कौन-सी बुद्धि होती है। तो इस तरीके की बुद्धि का हमें बताना है कि ये बुद्धि किसके अंदर होती है। तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट करना भी सीखेंगे कि हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं चलो आपको एलिमिनेट करना बताती हूँ। जैसे कि हम सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन डी संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि संगीत की जो बुद्धि है, वो लय, सुर, ताल को समझेगी, तो ये तो नहीं होगा। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? जो स्थानिक बुद्धि वो होती है जो नाविकों के अंदर हो, पायलट के अंदर होती है, जो दूसरों मतलब स्थान की जानकारी रखते हैं और मानचित्र मूर्तिकारों के पास होती है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि हमसे तो ये पूछा है ना कि शिक्षक, चिकित्सक और समाज कार्यकर्ता के पास कौन-सी बुद्धि है? तो जो ये लोग होते हैं, जैसे शिक्षक हो गया, चिकित्सक हो गया, राजनेता हो गए, ये दूसरों को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तो इनके अंदर जो बुद्धि होगी, वो होगी अंतरपरक बुद्धि, ठीक है? अंतरपरक बुद्धि यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कहता है? तो पर्यावरण वस्तुओं, जानवर या पौधों के तत्वों की पहचान करने, उनका वर्गीकरण करने और उनका उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि जो पर्यावरण को समझते हैं, जो वस्तुओं को समझते हैं, जानवरों को समझते हैं, पेड़-पौधों को समझते हैं, उनका वर्गीकरण, उनको पहचान की क्षमता रखते हैं, तो उनके पास होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। क्यों होती है? क्योंकि पर्यावरण हो गया, जानवर हो गए, ये पेड़-पौधे हो गए, ये प्रकृति से संबंधित है। तो हमारी जो बुद्धि होगी वो होगी ऑप्शन ए प्रकृतिवादी बुद्धि इज़ राइट आंसर। ये बिल्कुल नहीं होगा, इनको आप छोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसानों, वनस्पति शास्त्रियों, जीव वैज्ञानिकों और
पर्यावरणविदों के पास आमतौर पर कौन-सी बुद्धि होती है? यानी कि किसानों के पास किसान क्या करता है? खेती करेगा यानी कि पेड़-पौधों को समझ रहा है, ठीक है? वनस्पति शास्त्र यानी कि जो वनस्पति को समझते हैं, पेड़-पौधे को समझते हैं, जीव विज्ञान यानी कि जीव-जंतुओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उनको समझने की क्षमता रखते हैं, तो ये आ जाता है आपका प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बाकी ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि गार्डनर ने बाद में अपने सिद्धांत में एक संभावित जोड़ के रूप में किस बुद्धि का सुझाव दिया? तो जो मानव अस्तित्ववादी जीवन और मृत्यु जैसे गहरे प्रश्नों से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति अ, अपने अंदर के भावों को समझ लेता है और बुद्धि का सुझाव भी दिया है, तो मानव अस्तित्व में जीवन और मृत्यु के गहरे सवालों को जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, तो ये कौन-सी बुद्धि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी भावनात्मक बुद्धि नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, नैतिकवादी नहीं है, इनके ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न बुद्धियां हैं, यानी कि गार्डनर जी का जो सिद्धांत है उसकी अ, उसका मतलब कौन-कौन सी बुद्धियां हैं, तो हमें सबको मालूम है कि गार्डनर जी ने हमें 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। कितने प्रकार की बताई हैं? 8 प्रकार की। ठीक है, और ये सारी बुद्धि एक दूसरे से कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन देखते हैं अब हम कि एक एकल एकीकृत प्रणाली के रूप में साथ काम करती हैं, तो ये नहीं है। एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, हाँ, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। पूरी तरह से आनुवांशिक पर निर्भर होती हैं और इनको पोषित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य में समान होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर आप अ, वीडियो देखते-देखते बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी कर देती हूँ। तो मेरे साथ आप भी कोशिश करेंगे कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जो लड़ाई जीतनी होती है वो स्वयं से ही जीतनी होती है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाएंगे तो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है क्या कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को पूरा करने वाली कक्षा में क्या होना चाहिए? यानी कि एक कक्षा है, उसको पूरी तरीके से हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के ऊपर अगर डिपेंड कर दिया जाए तो वो कक्षा कैसी होगी? ये पूरी तरह व्याख्यान और पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गार्डनर जी ने तो अलग-अलग बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो एक ही तरीके के व्याख्यान पर पूरी तरीके से निर्भर कैसे हो सकती है? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब है ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षण विधियों और सीखने की गतिविधियों की एक विविधता का उपयोग करना। हाँ, ये सही है, क्योंकि सीखने की गतिविधियों को अलग-अलग प्रकार से समझाना, विविधता का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं और सारे बच्चों में कभी भी सेम बुद्धि नहीं होती है। सभी के अंदर अलग-अलग बुद्धि होती है और इसको समझकर ही हमें उन्हें समझाना और सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। बाकी 2 ऑप्शन और देखते हैं कि केवल आईक्यू सुधार करना, ध्यान केंद्रित करना चाहिए? जी नहीं। सभी छात्रों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए? जी नहीं। सभी छात्रों को हम एक ही तरीके से
नहीं पढ़ा सकती क्योंकि सभी के अंदर अलग-अलग बुद्धि है, तो उनकी बुद्धि के अनुसार ही हमें पढ़ाना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं हम इतनी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र समूह चर्चा, सहयोगात्मक परियोजनाओं और साथियों के दृष्टिकोण को समझकर सबसे अच्छा सीखता है। इस छात्र में कौन-सी बुद्धि प्रमुख है? यानी कि एक छात्र सीख रहा है, शिक्षक देख रहा है कि एक छात्र दूसरों को देख रहा है, समूह में चर्चा कर रहा है और उसी चर्चा को से सीख रहा है। उसके दृष्टिकोण को समझकर सीख रहा है। तो उसके अंदर कौन-सी बुद्धि है? तो जब हम दूसरों को समझते हैं, खुद को समझने की बात नहीं हो रही है, यहाँ दूसरों को समझने की बात हो रही है कि जब हम दूसरों को समझते हैं तो उसके अंदर होती है कौन-सी? अंतरपरक बुद्धि, ठीक है? स्थानिक बुद्धि नहीं होगी क्योंकि इस ये जो बुद्धि है, ये होती है मूर्तिकारों में और नाविक में, पायलट में। तार्किक बुद्धि जो आपकी हो जाती है, ये गणित के सवालों से संबंधित होती है, तर्क करने से संबंधित होती है। अंतर व्यक्तित्व ये खुद को समझने के लिए होती है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंतरपरक बुद्धि जो दूसरों को समझकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि यदि किसी बच्चे को मानसिक मानचित्र बनाना, ब्लूप्रिंट डिजाइन करना और आकृतियों से जुड़े पहेलियों को हल करना पसंद है, तो बच्चा किस बुद्धि की ओर झुकाव रखता है? यानी कि एक बच्चा जो है वो मानचित्र बना रहा है, ठीक है? मानचित्र बना रहा है, ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर रहा है और आकृतियों से जुड़े हुए पहेलियाँ सॉल्व कर रहा है, तो उसके अंदर कौन-सी बुद्धि है? जब हम अ, ब्लूप्रिंट करते हैं और ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं, मानचित्र को बनाते हैं, मानचित्र को समझते हैं, मूर्तिकार की बुद्धि इसमें आ जाती है, आकृतियों को समझने की बुद्धि आ जाती है। तो ये आपकी बुद्धि होती है कौन-सी? देखिए, मैं पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बताती हूँ, फिर इसका आंसर बताएँगे। देखिए, भाषाई बुद्धि नहीं होगी क्योंकि भाषाई बुद्धि कहाँ होती है? जहाँ शब्दों का ज्ञान और सही तरीके से प्रयोग करने की क्षमता होती है, तो ये नहीं होगा। संगीतात्मक बुद्धि कहाँ होती है? जहाँ पर सुर, ताल, लय और संगीत को समझने की क्षमता होती है। शारीरिक बुद्धि नहीं होगी क्योंकि इसमें शरीर के अंगों का उपयोग करना होता है। तो हमारा बचता है ऑप्शन ए यानी कि स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि मतलब हार्वर्ड गार्डनर जी के सिद्धांत के कुछ आलोचक हैं और उन्होंने एक तर्क दिया। वो तर्क क्या है? ये तर्क है कि इसके पास बहुत अधिक अनुभवजन्य वैज्ञानिक प्रमाण हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरा है कि बुद्धि की श्रेणियां अलग-अलग प्रकार की बुद्धियों के बजाय प्रतिभाओं या क्षमताओं जैसी अधिक है। ठीक है? यह आईक्यू को बहुत सटीक रूप से मापता है। ये बच्चों की पूरी तरह से उपेक्षा करता है, उपेक्षा नहीं करता। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्यों है? क्योंकि आलोचकों का ये कहना है कि जो आपने बुद्धियों के अलग-अलग प्रकार बताए हैं, इस प्रकारों की बजाय इनकी प्रतिभाओं और क्षमताओं से अधिक जोड़ा जाना चाहिए। इनकी क्षमताओं के और प्रतिभाओं के अनुसार बुद्धियों के प्रकार होने चाहिए। ये आलोचकों का तर्क था। ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 26। ये कह रहा है कि गार्डनर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन-सा शैक्षणिक निहितार्थ प्राप्त होता है? यानी कि गार्डनर जी का जो सिद्धांत है, इसमें से शिक्षण योग्यता जो रखते हैं, उनके अंदर कौन-सी बुद्धि होती है? ठीक है? तो ये देखिए, शिक्षकों को सभी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि उनका संज्ञानात्मक प्रोफाइल समान हो। संज्ञानात्मक प्रोफाइल समान होगा, अगर सभी बच्चों का आईक्यू लेवल सेम होगा, तो शिक्षकों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारे बच्चों का आईक्यू लेवल समान कभी होता नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की बुद्धियों
के अनुकूल शिक्षण रणनीतियाँ बनानी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जब कक्षा में बहुत सारे बच्चे हों और उनकी बुद्धियों के प्रकार भी अलग-अलग हों, तो उनकी बुद्धियों के हिसाब से हमें एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, एक लेसन प्लान तैयार करना चाहिए कि किस बच्चे को हमें किस तरीके से पढ़ाना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि वह छात्र जो आसानी से धुन बना सकता है, लय बनाए रख सकता है और संगीत के सुरों की पहचान कर सकता है, उसमें कौन-सी बुद्धि मजबूत होगी? यानी कि वो संगीत को समझ रहा है, सुर ताल समझ रहा है, लय को समझ रहा है और संगीत की धुन बना रहा है। तो जब ये संगीत से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर होती है संगीतात्मक बुद्धि, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि इसके अंदर क्या है, संगीतात्मक बुद्धि है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी भाषाई बुद्धि नहीं होगा, स्थानिक बुद्धि भी नहीं होगा, प्रकृतिवादी बुद्धि भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान बनाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक टीचर लेसन प्लान तैयार करता है, तो उसको सोचना चाहिए कि उसे किस तरीके से लेसन प्लान तैयार करना है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक मानक गतिविधि का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, शिक्षक को केवल मानक गतिविधि लेकर नहीं चलना है। ठीक है? ऑप्शन बी कह रहा है कि अभिव्यक्ति और जुड़ाव के विविध तरीके प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही। विविध तरीके यानी कि अलग-अलग तरीके, अलग-अलग तरीकों से हमें बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, व्यक्तिगत अंतरों की उपेक्षा नहीं करना है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, तो केवल प्रतिभाशाली बच्चों को अगर पढ़ाएँगे, तो जो बच्चे कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए? वो तो समझ ही नहीं पाएँगे ना। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट जवाब है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ये कह रहा है कि कौन-सी बुद्धि किसी व्यक्ति को अपनी ताकत, कमजोरियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझने की क्षमता बनाती है। यानी कि यहाँ पर खुद को समझने की बात आ रही है, अपनी ताकत को और अपनी कमजोरियों को समझना है, अपनी भावनाओं को समझना है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना है। तो जब हम खुद को समझते हैं, तो वो आ जाती है, जो खुद को समझने लगते हैं, वो होता है अंतरा व्यक्तित्व, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अंतर परख नहीं होगा क्योंकि इसमें हम दूसरों की भावनाओं और उसकी क्षमताओं को समझते हैं। तार्किक नहीं होगा क्योंकि इसमें हम गणित और तर्क करने की क्षमता को समझते हैं। अस्तित्ववादी नहीं होगा क्योंकि इसमें धार्मिक धर्म गुरु आ जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि वह बच्चा जो जंगलों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता दिखाता है, बागवानी से प्यार करता है और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं के बारे में उत्सुक रहता है, उसमें कौन-सी बुद्धि होती है? यानी कि आप ये जो बच्चा है ये पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है, जंगलों के बारे में चिंता दिखा रहा है, बागवानी से प्यार करता है यानी कि बाग बगीचे, पेड़-पौधे लगाना उसे पसंद है, जीव-जंतुओं के बारे में उत्सुक रहता है। तो जब इस तरीके की बुद्धि आ जाती है आपकी किसमें? प्रकृतिवादी बुद्धि में, यानी कि जो प्रकृति से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी नहीं होगा, इसमें स्थानिक बुद्धि आ जाती है जो मानचित्र, मूर्तिकार वगैरह को समझने के लिए प्रयोग की जाती है। शारीरिक गतिज बुद्धि में शरीर के अंगों का प्रयोग होता है, भाषाई बुद्धि में शब्दों का ज्ञान और उच्च तरीके से समझने और प्रयोग करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस जो हमने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ आए हों, चीज़ें आसान लगी हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू क्लास लेती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। लाइक
करना ना भूलें। आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो प्लीज़ अभी के अभी जाइए उस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ सभी जगह ये टॉपिक आता है और आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और 1-2 बार इसको देखकर अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं वो सारी पीडीएफ और पीपीटी यहाँ पर अपलोड करती हूँ, जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास करती हूँ। तो आपको यहाँ जाकर के वो चैनल को फॉलो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 30 क्वेश्चन का एक छोटा-सा पैकेज, जो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, बढ़िए आगे और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।